जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो कि पीजीटी की वैकेंसी और कुछ नॉन टीचिंग वैकेंसी जैसे लाइव अटेंडेंट की वैकेंसी लेकर के बहुत काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है। उसके बारे में हम इस वीडियो में एकदम डिटेल से बेसिक जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ये सभी विषयों पे है सो विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके पास किसी प्रकार का कोई और डाउट रह जाता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि आपको इस चैनल पे जितने भी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पे बहाली या वैकेंसी से संबंधित जो भी न्यूज़ है वो आपको एग्जैक्ट और ऑथेंटिक रूप से दिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें सीटों की संख्या क्या रहने वाली है और क्या कब तक इसका ऑनलाइन डेट है, और जो ऑनलाइन करने का फ़ी है वो कितना इस पर चार्ज किया जा रहा है। तो सभी विषयों पे हम एक एक करके बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 31 जुलाई 2023 तक जो है सो इसका लास्ट डेट रहने वाला है अप्लाई करने का। और प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे जो है सो 2000 अप्लाई करने का, ऑनलाइन करने का फ़ी है। और पीजीटी के लिए जो फ़ी रखा गया 1500 रखा गया, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 फ़ी यहाँ पे रखा गया है। तो ये है फ़ी। और ऑनलाइन करने का डेट सबसे देखिए दोस्तों, 10 दिन पहले ये वीडियो हम आपको अपलोड करके दे रहे हैं। ये वीडियो मैं बहुत पहले ही बनाने वाला था, लेकिन थोड़ा कहीं व्यस्त था, इस वजह से नहीं बना पाया। लेकिन आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है, जिस समय में हम आपको वीडियो बना के दे रहे हैं इतने समय में आप है सो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यदि आप इच्छुक हैं। तो आप देख लीजिए कि फ़ी ये है और डेट है सो 31 जुलाई तक लास्ट डेट रखा गया है। 31 से आप उससे पहले 1-2 दिन पहले तक इसको अप्लाई निश्चित रूप से कर लें यदि आप इच्छुक हैं। तो अंतिम डेट में सर्वर थोड़ा डाउन होने का चांस रहता है। तो यहाँ पे हम देख लेने वाले कि सीटों की संख्या क्या रहने वाली है। तो प्रिंसिपल के लिए जो 303 सीट वैकेंसी निकाली गई है, पीजीटी टीचर के लिए देखिए 2266 पोस्ट निकाले गए हैं, और अकाउंटेंट के लिए 361 पोस्ट निकाले गए हैं, और जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 759 निकाले गए हैं, और लाइव अटेंडेंट के लिए 373 पोस्ट निकाले गए हैं। इस तरह से टोटल जो पोस्ट है वो ईएमआरएस में 4062 पोस्ट और 6000 से अधिक पोस्ट टीजीटी के लिए भी फिर से आ गई है। तो बीएड वाले छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा खुशखबरी है कि इतने अच्छे संख्या में वैकेंसियाँ जो है सो सेंट्रल लिस्ट से निकल के आ रही है। इसके बाद हम आपको यहाँ दिखाने वाले हैं कि प्रिंसिपल का जो ग्रुप ए का जॉब है उसमें कैटेगरी वाइज जो है सो सीटों की संख्या कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप देख सकते हैं। और पीजीटी के लिए ग्रुप बी पीजीटी के लिए जो है सो सीटों की संख्या कैसे बांटा गया है। प्रत्येक सब्जेक्ट में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस, इन सभी में आप कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या का बंटवारा आप देख सकते हैं। जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, मतलब जिस सब्जेक्ट से आपका मास्टर डिग्री है, उस सब्जेक्ट का आप है सो यहाँ पे सीटों की संख्या देख के अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नीचे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फॉर थर्ड लैंग्वेज, जो ईएमआरएस में है, थर्ड लैंग्वेज का भी एक पढ़ाई होता है जिसमें कि मराठी, उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली और संथाली, इन भाषाओं को का जो है सो स्पेशल वैकेंसी आया हुआ है। तो इन लैंग्वेज से जो मास्टर डिग्री की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए यहाँ पे एक बेहतर खुशखबरी हो सकता है। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें से जो सीटों की संख्या कैसे रखा गया है। जैसे कि देख पा रहे हैं कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और अकाउंटेंट और लाइव अटेंडेंट के लिए जो सीटों की संख्या किस तरह से कैटेगरी वाइज है सो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। लाइव अटेंडेंट 12th पास साइंस बैकग्राउंड से 12th पास कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुनहरा अवसर यहाँ पे है। तो इसमें देखने वाले हैं कि अदर इंस्ट्रक्शन में सारा चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। जो एग्ज़ाम होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा, पेन पेपर के थ्रू से ये एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, जैसे कि टीजीटी में भी यही क्राइटेरिया इसमें लगाया गया है। इसमें देखने वाले हैं कि जो बेसिक पे स्केल और पे लेवल रहने वाला है वो क्या रहने वाला है हर एक पोस्ट के लिए। प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 का जो पे स्केल रहेगा 78,800 से 2,09,200 रुपया, और पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी के लिए जो है 47,600 से 1,51,100 तक का पे स्केल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अकाउंटेंट के लिए जो है लेवल 6 का जो 35,400 से 1,12,400 तक का जो है आपको पे स्केल मिलेगा, और जेएसए के लिए लेवल 2 का आपको पे स्केल मिलेगा, और लैब अटेंडेंट के लिए लेवल
1 का 18,000 से 56,900 तक का। तो किसी भी वैकेंसी में दोस्तों यहाँ पे आपका पेमेंट कम नहीं है, एकदम पेमेंट ज़बरदस्त लेवल का है। प्रिंसिपल और पीजीटी लेवल, खास करके पीजीटी में जिस तरह सीटों की संख्या और पे स्केल है वो एकदम ज़बरदस्त है। यदि आप मास्टर डिग्री पास हैं और बीएड पास हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। उसके बाद देखते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या है। तो जो एग्जामिनेशन है वो OMR में पेन पेपर मोड में होगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलने वाला है। और यदि कोई लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हैं तो लैंग्वेज का उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है ये देखने वाले। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का 130 मार्क्स का होने वाला है और लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट 20 मार्क्स का होने वाला है। और पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू जो है प्रिंसिपल के लिए, सिर्फ यहाँ पे हम बता रहे हैं प्रिंसिपल के लिए, तो प्रिंसिपल के लिए 40 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है। 130 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होने वाला है और 20 नंबर का जो है सो लैंग्वेज कम्पिटेंसी का टेस्ट होने वाला है। इसमें यदि हम देखें कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पे किया गया है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके किया गया। तो पार्ट 1 में जो रीजनिंग एबिलिटी के लिए 10 मार्क्स का है, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का है। पार्ट 3 में जो लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट जनरल हिंदी 10 मार्क्स और ईच सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दो सब्जेक्ट है तो 10-10 मार्क्स का, यहाँ पे 20 मार्क्स का आपका होने वाला है। और पार्ट 4 में जो एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट और डिटेल सिलेबस ये डिटेल सिलेबस जो है सो EMRS का जो वेबसाइट पे प्रिंसिपल के लिए अपलोड कर दिया गया है। और पार्ट जो 5 है इसमें है सो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिनांस जो है इससे संबंधित आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि आप जो प्रिंसिपल बने उनका जो है सो प्रशासनिक पकड़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो इसका जो है सो प्रशासनिक यहाँ पे आपको ऐसो ये टेस्ट ज़रूर किया जाएगा कि आपका जो है सो एडमिनिस्ट्रेशन में कितना पकड़ है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि टोटल जोड़ के आपका 150 नंबर हो जा रहा है। ये प्रिंसिपल पोस्ट के लिए था। उसके बाद हम पीजीटी के लिए देखेंगे। तो पीजीटी के लिए जो है दोस्तों पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक है। पार्ट 1 में जो है सो इन लोग पीजीटी में भी जो है सो 130 मार्क्स का जो होने वाला है और लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट 20 मार्क्स का होने वाला है। इसमें कोई भी इंटरव्यू शायद नहीं है, अगर होगा तो हम नीचे आपको ये ज़रूर बताएंगे। लेकिन पार्ट 1 में आप देख पा रहे हैं कि जनरल अवेयरनेस से 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग एबिलिटी से 20 मार्क्स का है, नॉलेज ऑफ ICT से 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और टीचिंग एप्टीट्यूड से 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपका पीजी है यानी मास्टर डिग्री है उससे आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 70 मार्क्स का उससे पूछा जाएगा। और बी सेक्शन से यानी एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड ऑन पेडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से 5 नंबर रहेगा। और NEP 2020 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो डोमेन क्षेत्र है इससे आपको 80 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद लैंग्वेज कम्पिटेंसी जो है उसमें से आप देख पा रहे होंगे कि 20 मार्क्स आपको दिख रहा होगा, जिसमें से जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से 10-10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जो सिर्फ और सिर्फ जो क्वालिफाई करना होगा 40% मार्क्स, इस 20 नंबर का 40% मार्क्स आपको लेके आना है। यदि आप इस सेक्शन में पास नहीं करते हैं तो आपका ऊपर का जो है कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। यदि आप लैंग्वेज वाले सेक्शन में 40% मार्क्स लेके नहीं आते हैं तो आपका जो ऊपर का जो है वो कॉपी चेक या क्वेश्चन चेक यहाँ ऊपर जो भी है पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 5 तक का कॉपी चेक नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे फिर एक बात ध्यान रखें कि 1 से लेकर के जो 4 तक था वो सभी कैंडिडेट के लिए एक समान रहेगा। 6 जो पार्ट 6 था जो कि डोमेन सब्जेक्ट है वो उसके ऑनर्स के हिसाब से 1 से लेकर के 4 और 6 1 से लेकर के 4 और 6 सभी के लिए एक समान रहेगा। जो रीजनिंग था और लैंग्वेज वाला सभी के लिए यहाँ पे समान रहने वाला है। पार्ट 5 में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी कि ऑनर्स जिसमें वो मास्टर किए हैं वो सभी के लिए अलग अलग सिलेबस जो है सो EMRS के साइट पे अपलोड कर दिया गया। उसके बाद अकाउंटेंट के लिए देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ भी 130 मार्क्स का देखने के लिए आपको मिल रहा होगा और रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स का रहेगा और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का रहेगा। पार्ट 3 में लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10-10 मार्क्स ईच रहेंगे, तो 20 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद पार्ट 6 में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। और इस तरह से टोटल जोड़ के जो है सो आपको
130 यहाँ पे एक पार्ट 5 में है। पार्ट 5 में कि सब्जेक्ट नॉलेज, अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, अकाउंट, बजटिंग और ऑडिटिंग और फिनांस और मैनेजमेंट और जेम, जो ये सारा से मिला करके आपको जो है सो 130 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आपको अकाउंटेंट के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद है कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जो है सो रीजनिंग एबिलिटी, ये है सो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है, ये भी एग्ज़ाम 130 मार्क्स का होगा, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का और जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स का और लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट 30 मार्क्स का और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 30 मार्क्स का। टोटल मिला के इस तरह से 130 मार्क्स का जो है सो यहाँ पे जेएसए के लिए भी पूछा जाएगा। और जेएसए के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक अलग से स्टेज 2 किया गया है कि टाइपिंग टेस्ट विल बी असेस्ड ऑन पीसी पर्सनल कंप्यूटर ओनली। तो यहाँ पे जेएसए के लिए जो अप्लाई करेंगे उनको जो टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे ज़बरदस्त 12th पास विथ साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए जो है वो है लाइव अटेंडेंट। लाइव अटेंडेंट का जो टेस्ट होने वाला है, टेस्ट कंपोनेंट में रीजनिंग एबिलिटी से 15 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट है इंग्लिश और हिंदी से दोनों से मिला के 15-15 30 मार्क्स रहेंगे। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक, आप जिस सब्जेक्ट का लाइव अटेंडेंट के लिए अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट से आपको 60 नंबर का रहने वाला है। इस तरह से टोटल आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 120 मार्क्स का होने वाला है। ये जो था लाइव अटेंडेंट के लिए था। और सभी के लिए हम बेसिक योग्यता के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं कि क्या बेसिक योग्यता रखा गया है। तो आइए बात करते हैं कि सभी जो है पोस्ट के लिए योग्यता क्या रखा गया। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है प्रिंसिपल के लिए। तो प्रिंसिपल के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एकेडमिक में मास्टर डिग्री होना चाहिए कोई भी, और बीएड होना चाहिए। एक्सपीरियंस कम से कम पर्सन हैविंग 12 ईयर, कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 4 साल का पीजीटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिजायरेबल में रखा गया है कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फुली रेसिडेंशियल स्कूल, यदि आप कोई भी रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ा रहे हैं पहले से तो आपके लिए यहाँ पे डिजायरेबल में ये रखा गया है योग्यता। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, आपका यदि भाषा में इंग्लिश, हिंदी और कोई स्थानीय भाषा में पकड़ है तो ये भी डिजायरेबल में रखा गया है। और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में भी ये सो डिजायरेबल में रखा गया है। एज का बात करें तो प्रिंसिपल के लिए 55 तक है सो कोई भी ईएमआरएस के एम्प्लॉय के लिए रखा गया है। और नॉट एक्सीडिंग जनरल के लिए 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद पीजीटी के लिए हम देखते हैं कि क्या बेसिक योग्यता रखा गया है। तो 40 साल से एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको एससी एसटी ओबीसी के लिए जो एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है वो आपको 5 साल 3 साल का मिलने वाला है। उसके बाद पोस्ट वाइज जैसे देखते हैं कि पोस्ट इंग्लिश में क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाइड करेंगे उसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। जैसे हिंदी के लिए करेंगे तो हिंदी में होना चाहिए, पीजीटी फिजिक्स में करेंगे तो फिजिक्स में मास्टर होना चाहिए, पीजीटी केमिस्ट्री में पीजीटी होना चाहिए। तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप करेंगे उसमें आपका है सो पीजी होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर दैन द सब्जेक्ट मेंशन अबव विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल मतलब कि जो भी सब्जेक्ट ऊपर मेंशन किया गया है उसके अलावा यदि आप किसी अदर सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री की हैं तो आपको एलिजिबिलिटी नहीं माना जाएगा। तो ये जो था सो बेसिक है। उसके बाद कैंडिडेट पोजेसिंग मास्टर डिग्री विथ स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट एज मेंशन अबव विल नॉट बी कंसिडर एज एलिजिबल। तो इसके अलावा जो जो भी वहाँ मेंशन किया गया वो डिग्री आपके पास है सो वांछित मांगा गया है। उसके बाद बीएड का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स बीएड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यदि इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किए हैं तो बीएड यहाँ पे आपको अलग से बीएड का कोर्स देने का कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप इंटीग्रेटेड कोर्स से पास आउट किए हैं तब का बात बोला जा रहा है। और ये था मतलब कि पीजी होना चाहिए संबंधित विषय में और बीएड होना चाहिए जनरल स्टूडेंट के लिए। और यदि कोई इंटीग्रेटेड कोर्स से किया है तो सिर्फ इंटीग्रेटेड कोर्स से मास्टर होना चाहिए, बीएड का कोई ज़रूरत नहीं है। पीजीटी कंप्यूटर के लिए जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी में होना चाहिए या एमसीए होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, या एमई या एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर से। उसके बाद जो एज है 40 रखा गया है। और इसी तरह से एज रिलैक्सेशन जो जिसमें सब जिस तरह से सब में मिलते आ रहा है इस तरह से इसमें भी है। अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे एज है सो 30 ईयर का रखा गया। उसके बाद एसटी एससी ओबीसी के लिए जो भी रिलैक्सेशन है वो मिलने वाला है। ईएमआरएस के एम्प्लॉय के लिए 55 तक का सभी में रखा गया है। उसके बाद इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, कॉमर्स में अकाउंटेंट के लिए होना चाहिए। तो कॉमर्स वालों के लिए ये भी काफ़ी है सो
अच्छा वैकेंसी या मौका कह सकते हैं। उसके बाद है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA के लिए जो है सो रखा गया है यहाँ पे बेसिक योग्यता कि एज रखा गया है कि 30 साल से आपका एज अधिक नहीं होना चाहिए, और उसी तरह से जैसे ऊपर बता रहे उसी तरह से रिलैक्सेशन ST SC OBC के लिए है। इसमें है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12th होना चाहिए, मतलब 12th पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और पोजेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग एंड 30 पर मिनट इन हिंदी। तो 35 वर्ड इंग्लिश का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए और 30 हिंदी का होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए। ये है सो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन रखा गया। उसके बाद लाइव अटेंडेंट के लिए जो है सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लाइव अटेंडेंट में 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एज उसी तरह से है जिस तरह से ऊपर बताएं। उसके बाद 10th पास होना चाहिए विथ अ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक। यदि आपके पास 10th पास हैं और डिप्लोमा में कोई सर्टिफिकेट है लेबोरेटरी टेक्निक का तो आप भर सकते हैं, या फिर 12th क्लास विथ साइंस स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी कि ISC आपका साइंस है तो आप इसमें लाइव अटेंडेंट में भर सकते हैं। तो ये था सभी सीट पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद एज रिलैक्सेशन यहाँ आपको बेहतर तरीके से अलग तरीके से बताया गया है, हालांकि एज रिलैक्सेशन आपको समझ में ऊपर में ही आ गया होगा। PWD जो कैंडिडेट है उनके लिए जो कैटेगरी वाइज 15, 13, 10 का भी अलग से यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, और 5 साल ST के लिए, OBC NCL के लिए 3 साल दिया गया है। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जॉब कर रहे हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जम्मू कश्मीर से यदि आपका डोमिसाइल है तो 5 साल का मिलेगा, और कोई भी कास्ट के वुमेन के लिए 10 साल का यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन एज मिलने वाला है। तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी एकदम खुल के दी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपको बनवा लेना है यदि आप EWS का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं। यदि आप OBC का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो सेंट्रल लिस्ट का OBC आपका जो है सो DC या DC ऑफिस से है सो जनरेट होना चाहिए, या फिर आप ST SC का जो रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपका ST SC सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल लिस्ट से जारी हुआ होना चाहिए, और सभी इस फॉर्मेट में होना चाहिए। यदि आप जैसे देखिए कि फिजिकल लिमिटेशन का यदि आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट में आपका फिजिकल लिमिटेशन का सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, और इस तरह से आपका OBC का जो सेंट्रल लिस्ट का सर्टिफिकेट इस तरह का होना चाहिए तो आपको OBC का रिजर्वेशन मिलेगा। यदि आप इस फॉर्मेट में है सो OBC का सर्टिफिकेट विथ NCL नहीं देते हैं तो आपको जनरल काउंट किया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद ST SC का यदि आप लेना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। यदि ST SC सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में सेंट्रल लिस्ट का नहीं होगा तो आपको वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है। तो ये था बेसिक सारा डिटेल, और वीडियो को जैसे ये देखिए कि इधर तो ऐसा कुछ बेसिक चीज़ है नहीं, सारा चीज़ जो भी था जैसे एक एग्ज़ाम सेंटर है अंतिम में, तो ये हम बता देते हैं कि जो भी जितना भी स्टेट है सभी स्टेट के कैपिटल में एक एक सेंटर यहाँ पे रखा गया। आप देख पा रहे होंगे जैसे गुजरात का गांधीनगर है, उसके बाद हरियाणा का चंडीगढ़ है, हिमाचल का शिमला है, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, झारखंड का रांची है, कर्नाटका का बेंगलुरु, इस तरह से हर एक स्टेट का एक कैपिटल में उसका सेंटर बनाया गया है। तो ये था EMRS का जो है सो TGT प्रिंसिपल JSA लैब अटेंडेंट से संबंधित जितना भी वैकेंसी था सभी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, और एज रिलैक्सेशन क्या था, एग्ज़ाम पैटर्न क्या था, सभी के विषय में हम ऐसे बेसिक से चर्चा किए हैं। इसके बावजूद भी आपके मन में यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न रहता है जहां आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम निश्चित रूप से देने का प्रयास करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूरत ही नहीं होगा कि ऐसे कोई सवाल उठे, फिर भी आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम इसका जो है सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से डायरेक्ट इस PDF को डाउनलोड करके आप खुद से एक बार एकदम आराम से पढ़ सकते हैं फॉर्म भरने से पहले। लेकिन ये एक बात याद रखें कि इसका डेट जो है वो काफ़ी कम है, 31 जो है सो जुलाई तक है, 31 जुलाई तक है, यानी कि आपके पास 8 से 9 दिन का टाइम है। इस दिन में आप इतने दिन में है सो अप्लाई कर सकते हैं। PGT के लिए फ़ी जो है हम बता रहे हैं आपको 1500 है, प्रिंसिपल के लिए फ़ी जो है वो 2000 है, और जो अदर पोस्ट हैं जैसे कि लाइव अटेंडेंट या जूनियर सेक्रेटरीट या अकाउंटेंट सभी के लिए 1000 का रखा गया। तो फ़ी थोड़ा सा अधिक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह का फ़ी रखती है। तो यदि वीडियो में आप अंत तक बने रहे हैं तो मेरे ओर से स्पेशल थैंक्स, और वीडियो को औरों के साथ साझा करें। जय हिंद, धन्यवाद।